वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, और उसका मैं आपको बता रहा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर जब हमें पता है जो HCl है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक है, स्टमक के अंदर खाना जाता है, तो स्टमक के अंदर खाने को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, सो दैट कि उसके ऊपर जो अदर हमारे सॉल्ट सेक्रीट्स होते हैं, उसके एंजाइम्स वगैरह वो वर्क कर सकते हैं खाने के ऊपर उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड है, और उस एसिड से बचने के लिए एक म्यूकस की लेयर होती है इनसाइड द स्टमक। ये आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर जो आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों ने पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब आप लोग कभी कोई चाट पकौड़ी खाते हो या कुछ खाते हो, तो थोड़ा सा हमारे पेट में ज्यादा एसिड बन जाता है उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में। ठीक है, थोड़ा ज्यादा एसिड हो जाता है, या कभी बाहर से एसिडिक ऐसा फ्रूट खाया हमने, कुछ खाया, तो पेट में कुछ एसिडिक गतिविधि ज्यादा बढ़ गई। अब उसको रोकने के लिए आपने क्या करा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर कोई इनो वगैरह या कोई भी माइल्ड बेस आपने जो है पी लिया। ठीक, अब माइल्ड बेस से अगर आपने वो ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपने पिया तो क्या होगा, आपके पेट के अंदर बेस चला गया स्टमक में। अब स्टमक बेसिक इन नेचर हो गया। अब उस बेसिक इन नेचर भी होना नहीं है, क्योंकि अगर स्टमक ज्यादा बेसिक इन नेचर हो गया या बेसिक इन नेचर रह गया, तो स्टमक पे जो पेप्सिड या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो स्टमक अच्छे से काम, ठीक से अपना जो काम है उसका नहीं कर पाएगा। उस चीज के लिए बचने के लिए स्टमक के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप ही और ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टमक के अंदर ऑटोमेटिक चीज है, हमारी बॉडी के अंदर कोई स्विच तो है नहीं कि सब चीजें ऑटोमेटिक होती है। तो ऑटोमेटिक और ज्यादा एसिड को बाहर निकालना शुरू कर देता है स्टमक। उस वजह से क्या हुआ कि जितना जरूरत थी उससे ज्यादा फिर से दोबारा से एसिड हो गया, और हमारा क्या होगा, पेट के अंदर जो लेयर है म्यूकस की, वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाएगी इस एसिड से, और वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और जहां पे वो म्यूकस की लेयर एक आधी थोड़ी बहुत खत्म होनी स्टार्ट हुई, वहां पे स्टमक के अल्सर होना स्टार्ट हो गया। और स्टमक का अल्सर होना स्टार्ट हो जाता है, एक ब्लू ब्लू कलर का सा अजीब सा लिक्विड निकलता है फिर आपके मुंह से, कई बार थूक से या कुछ ऐसा कोई अजीब सा, बहुत गंदा हिसाब किताब बनता है बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा जो खाने के अंदर एसिडिटी को बड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। लगता है हमें शुरू शुरू में एसिडिटी हुई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एसिडिटी कैन लीड्स टू योर स्टमक अल्सर एंड फाइनली यू कैन लूज योर लाइफ। तो इस चीज से बड़ा ही बच के रहना चाहिए। ये इनो वाले फूड हो गए या ऐसे जैसे फूड जिनसे हमें बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक हो, वो स्टमक में जाके बहुत ज्यादा एसिड को बाहर निकालें, तो उनसे बचना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो चलिए सर। ठीक। हम्म। अब इसमें बस ये याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए माइल्ड बेस which is used for this neutralization of acid produced in our digestive system. अच्छा जी, अब इसके अलावा आता है pH स्केल एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। जब आप बहुत छोटे बच्चे थे तब आपके मॉम डैड बोलते थे कोई भी मीठा खा के नहीं सोना, मीठा खा के नहीं सोना, बोलते थे आपको ये बात? अभी भी बोलते होंगे वही, चॉकलेट खा के सोना नहीं है, जब भी चॉकलेट खाओ तो ब्रश करके सो, रात को चॉकलेट खा के कुछ भी चीज खा के सोना नहीं है। ये ऐसा क्यों बोला जाता है, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया? माँ बाप क्या बोलते थे हमें कि भाई सिंपली कीड़े आ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, यही होता था, कीड़े लग जाएंगे। तो बट वो एक्चुअल में कीड़े नहीं होते, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो पीएच चेंज होता है हमारी माउथ का। अब देखिए क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। यानी जैसे ही हमारा एसिडिक मीडियम हमारे माउथ में आ गया तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। अब टूथ के बारे में थोड़ा समझो। जो दांत होता है, दांत के ऊपर एक लेयर होती है इनेमल की, विच इज द वन ऑफ द फॉस्फेट का एक होता है, फॉस्फेट लेयर, इनेमल लेयर होती है ये, एंड विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यू कैन से थिंग। तो वो काफी स्ट्रांग होती है, और वो सिर्फ एसिड से ही खराब होती है, वरना कभी खराब नहीं होती है। आप लोगों ने अगर कभी बाई चांस आपको मौका मिला हो, जैसे कभी किसी चीज को जला दो, किसी जानवर को, किसी भी चीज को, या अगर इंसान भी जलते हैं, तो उनकी हड्डी और उनके दांत कभी खराब नहीं होते। हड्डी तो फिर भी एक बार को थोड़ी बहुत जल जाती है, बट दांत हमेशा कंकाल में से निकल जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, फोटो देखी होंगी, तो मम्मीज वगैरह की या इनकी, तो इनके दांत बिल्कुल सही सलामत दिखते हैं आपको।
इसका मतलब दांत इतनी आसानी से खराब नहीं होता। पर जब एसिड हो जाए और ये लोअर पीएच हो जाए इसका 5.5 से, तो दांत भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अब लिखा है इसमें, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर but it is corroded when pH is of mouth is below 5.5. When the pH is below 5.5, it corrodes. Now, bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles containing in the mouth after eating. अब खाने के बाद क्या होता है, हमारे दांतों के स्पेस में कुछ ना कुछ जो है चीजें फंस जाती हैं, रह जाती हैं। अगर आपने चॉकलेट खाई तो चॉकलेट आपके पूरे मुंह में रह गई। अब चॉकलेट कैसी होती है, स्वीट होती है, उसके अंदर शुगर होता है। अब शुगर क्या होगा, खराब होना स्टार्ट होगा। मतलब जो हमारे मुंह के जो सलाइवा है वो उस शुगर को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो उसको डाइजेस्ट करेगा तो उसमें से क्या होता है, एसिडिक की नेचर प्रोड्यूस होती है। तो जब भी शुगर डाइजेस्ट होता है या कोई भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा, ये सिर्फ चॉकलेट खाने से नहीं होगा। अगर आप नमकीन भी खा के सो जाओगे, कुछ भी चीज XYZ खाना खा के मुंह में सो जाओगे, वो अगर दांतों में फंसा रह गया तो वो उसके ऊपर सलाइवा काम करना स्टार्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। जब उसको डाइजेस्ट करेगा तो उसका जो पीएच वैल्यू है माउथ का हमारा, उस टाइम पे द पीएच वैल्यू ऑफ माउथ विल बी लोअर देन दैट ऑफ द 5.5। और जब वो 5.5 से ज्यादा लोअर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे दांतों के ऊपर इनेमल है उसकी कोटिंग को खराब करना स्टार्ट करेगा, और हमें ऐसा महसूस होता है दांतों में जैसे कीड़े लग गए हो, छेद छेद सा हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, और इस चीज से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि चुपचाप रात को सोने से पहले बढ़िया तरीके से टूथब्रश करा जाए। The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste, which is generally basic in nature for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. तो सिर्फ कुल्ला करके नहीं, इसलिए बोलते हैं कि टूथपेस्ट लगा के अच्छे से आप लोग ब्रश करिए, क्योंकि टूथपेस्ट जनरली बेसिक इन नेचर होता है, तो हमारे मुंह में जो एसिड बना हुआ है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हम अपना आराम से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये टूथ देखिए वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, प्रॉमिस करो कि रात को हमेशा ब्रश करके सोओगे और दिन में भी ब्रश करके ही बैठोगे, ये नहीं कि छुट्टी है तो आज ब्रश नहीं करना। तो ठीक है, मान लिया तुम सारे के सारे शेर हो और शेर कभी अपने दांत साफ नहीं करता, बट नहीं बेटा, तुम इंसानी शेर हो तो उनको दांत साफ करने की जरूरत पड़ती है। आप समझ में आ गया? अगली बार मॉम डैड बोले ना कीड़े लग जाएंगे, उनको समझा देना कीड़े वीड़े कुछ नहीं होता, एक्चुअल रीजन ये होता है। थकाओ मत, हमें अच्छे से रीजन बताओ। ठीक, चलो जी। अब इसी का एक और पार्ट देखते हैं। अब आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। अब कई बार आपने देखा होगा ततैया हो गए, या फिर आपका भेड़ जिसे बोलते हैं हम लोग, मधुमक्खी हो गई, या कोई भी कीड़ा हो गया, ये एक डंक मारते हैं हमें और हमें ना एक बड़ा अजीब सा महसूस होता है। वो क्यों yes, होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ, हम कहते हैं कि पॉइजन निकाल दिया, पॉइजन निकाल दिया। अब एक्चुअली वो पॉइजन क्या होता है? तो पॉइजन होता है एक माइल्ड एसिड होता है जो कि वो बाहर निकालते हैं। वो हो सकता है वो एसिड माइल्ड भी हो, वो हो सकता है वो एसिड खतरनाक भी हो। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चला गया तो इट विल बी रियली हार्मफुल फॉर अस। जैसे कि आप देख सकते हो स्नेक्स वगैरह में होते हैं एसिड के। जो स्नेक होता है उसके अंदर जो एसिड होता है, उसका जो सिक्रीशन होता है, दैट इज टू हार्मफुल फॉर अ ह्यूमन बॉडी, बट इवन ए वन सिंगल ड्रॉप कैन टेक आउट द लाइफ। बट मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गया, इनका इतना खतरनाक नहीं होता, बट डिपेंड करता है, कभी कभी इनका भी खतरनाक हो जाता है। तो अब जैसे मान लो मैं बी स्टिंग की, मधुमक्खी के उसकी बात करता हूँ मैं, अगर डंक की, तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच कॉज पेन एंड इरिटेशन, and use of a mild base like baking soda on the stung area gives relief. Now, stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid and cause burning pain. अब जो भी आपका इस तरीके से काम करने वाले प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, इनके जो कांटे होते हैं, उन कांटों में कोई ना कोई इरिटेशन वाला सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हमें पेन होना स्टार्ट होता है और हम लोग उस चीज को छोड़ देते हैं, या हम लोग उसके पीछे अगर पड़ रहे हैं तो हम उसको जो है छूना बंद कर देते हैं। तो अब कोई भी जो मधुमक्खी है वो क्यों आपको जो है काटती है? जब आप उसके छत्ते के आसपास जाते हो, उसे लगता है कि आप उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो,
तो वो अपनी लाइफ से बचने के लिए एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है। तो सेल्फ डिफेंस में ही आपको काटती है। तो कभी ये मत सोचना कि ये पागल है या हमें काटेगी काटेगी, वो अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में आप लोगों को काटती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसमें ये बी वाला यस सर। कंसेप्ट याद रखना। और इसी तरीके से एक होती है नेटल लीव्स। नेटल लीव्स क्या करती है? मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है। इनसे कई बार क्या होता है, किसी बंदे को बेहोशी भी हो जाती है, क्योंकि एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है, या कोई इस तरीके का चीज हो जो कि नींद लेने वाली हो, तो उससे बंदा बेहोश भी हो जाता है। अब एक नेटल लीव्स के बारे में एक बड़ी अच्छा ऑप्शन बता आपको। नेटल लीव्स एक हिबिस्कस हर्बिस्कस प्लांट है, झाड़ियों में होता है, ठीक है, और जंगली प्लांट होता है, कोई नेचुरल प्लांट नहीं होता, जंगली प्लांट होता है। इसकी जो लीव्स के जो चारों तरफ होते हैं, छोटे 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 से बारीक बारीक से कांटे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कांटे होते हैं इसके ऊपर, जैसे कि आपने कभी देखा हो, से सुना हो, भिंडी के ऊपर होते हैं ना। कभी भिंडी अगर पक जाती है तो उसके ऊपर देखना हल्के हल्के से कांटे से नजर आते हैं। जिन लोगों के किसान हैं, जिनको भिंडी वगैरह के खेतों में जिन्होंने अगर देखा हो कभी किसी को भिंडी काटते हुए, तो वो हमेशा ग्लव्स पहन के भिंडी तोड़ते हैं, सो दैट कि उनको वो कांटे ना लगे। बट हाँ, भिंडी के कांटों के अंदर कोई भी आपका इस तरीके से एसिड नहीं होता। बट हाँ, जब कोई चीज चुभेगी तो इरिटेशन तो होगी, नेचुरल सी बात है भाई। बट ये जो नेटल लीव होती है, इसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है इनके कांटों के अंदर। तो जैसे ही ये कांटे हमारी बॉडी में हमें चुभते हैं, तो मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर गया और हमें एक इरिटेशन होना, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पर नेचर है, नेचर हर चीज को बेटा बैलेंस करके रखती है। नेचर के अंदर हर एक चीज को जो है उसका तोड़ उसी के साथ ही होता है। तो इसी चीज से बचने के लिए, इरिटेशन से बचने के लिए, एक होता है डॉग प्लांट, डीओसी के। तो अगर हम डॉग प्लांट के पत्तों को अपने हाथ के ऊपर रगड़ लें, और जहाँ पे हमारे को ये चोट लगी है इनके थ्रू उन पे रगड़ लें, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरे पास ये जो प्लांट है, नेटल लीव्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर दे एक्सक्रीट मिथेनोइक एसिड, बट दिस डॉग प्लांट, उसके अंदर कुछ बेस होता है। तो एसिड को बेस से ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और एसिड बेस से न्यूट्रलाइज जाता है, और तुरंत कैसे कन्वर्ट हो गया, वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, और हमारे को थोड़ी बहुत रिलीफ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज के बाद अगर कभी आपको इस तरीके से कुछ होता है, तो देख के ये नहीं पता लगा कि एसिड वाला पत्ता उठाया था, दोबारा उसी को रगड़ दिया, तो ऐसे की तैसी हो जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा इस चीजों को यूज करते हैं। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब भी कभी ततैया वगैरह मधुमक्खी काटती है, तो आप लोहा रगड़ना स्टार्ट कर देते हो। लोहे के ऊपर क्या होती है, जंग लगा होता है थोड़ा बहुत। आयरन ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अब समझ में आया तो लोहा रगड़ने से क्यों फर्क पड़ता है चीजों में? तो ये उसके पीछे लॉजिक होता है। लोहे में कोई जादू नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. चलो जी फटाफट, वेरी गुड। ये वाले हमारे पास से टेबल 2.3, ये मैंने बोला था याद करने के लिए, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब जल्दी से फटाफट जरा हम ये वाले चारों क्वेश्चन करते हैं। कौन बताएगा? ओके चलो, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग इसको बताइएगा। यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। द pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen concentration? Which of this is acidic and which is basic one? जरा बताइए मेरे को फटाफट। A is acidic. सर ए के पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन है। बिल्कुल सही बात, बिकॉज A has B lower is pH basic. value, so A has more hydrogen ion, so it is basic, acidic in nature, and pH level of B is 8, which has less number of hydrogen ion, so it means B is basic in nature. Clear? चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है, what does the concentration of H positive ion have on the nature of solution? कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की बढ़ जाती इट टर्न्स एसिडिक। है। बिल्कुल सही बात। अगर किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज मोर, देन इट इज known to be an acidic one. Is that clear? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, do basic solution have H positive ions? If yes, then why are these basic? अब ये बताओ मुझे, ये क्या चीज ट्रुथ है, फॉल्स है? क्या बेस के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं? और होते हैं तो उन्हें ओ बेस क्यों एच बोलते हैं? नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बट
जो H पॉजिटिव होते हैं वो बहुत थोड़े अमाउंट में होते हैं. The amount of OH negative is more. जो OH negative का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है. Yes, in base a little amount of H positive ion are present as it is in very less amount, so it won't create any effect. But in case of bases, OH negative ion is more, so therefore they are termed as bases. Is that clear? कौशल बेटा याद आ गया तुझे क्लास है अब? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. चलो जी अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए. Now, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, calcium oxide, and slake lime, calcium hydroxide, or chalk, calcium carbonate? ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट तीनों की तीनों फॉर्म किसकी बताई थी हमने? याद है ना? कैल्शियम का ही सोर्स होते हैं, ऑल आर बेसिक इन नेचर. तो अब ये बताओ फटाफट कि अगर ये इतने ज्यादा बेस को यूज कर रहा है कोई किसान, तो उसकी सॉल्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है? सॉइल एसिडिक है. एसिडिक है, तभी तो बेसिक को यूज कर रहा है. ठीक है, यस सर, न्यूट्रलाइज कर. yes, it means farmer want to neutralize its salt because soil because of the acidic nature of field. Is that clear? यस सर. Yes, sir. चलो जी, अब ये हमारा एसिड और बेस चीज खत्म होती है. अब हमारे पास आते हैं सॉल्ट. अभी टाइम बहुत है, आज हम सॉल्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं थोड़ी थोड़ी. ठीक है, अब सॉल्ट को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय reaction of acid and base. It is a neutralization reaction of acid and base in which we get salt plus water. So कोई भी सॉल्ट होता है उसका एक पार्ट आपका एसिड से बना हुआ, एक पार्ट आपका बेस से बना हुआ. किसी भी सॉल्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो अपने कैटाइन और एनाइन में टूट जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट. जो पॉजिटिव पार्ट होता है किसी भी सॉल्ट का वो बना होता है उसके बेस से, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो बना होता है उसका किससे? एसिड से. तो हमारे पास जब भी किसी सॉल्ट को तोड़ते हैं दो चीजें आती हैं, पॉजिटिव रेडिकल और सॉरी एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल. जो एसिडिक रेडिकल होते हैं वो नेगेटिव साइन वाले होते हैं, जो बेसिक रेडिकल होता है वो होता है पॉजिटिव साइन वाला. ये बात समझ में आ गई सबको? ये रिपीट करूं? Yes. ठीक है, कोई भी एसिड है उसके दो पार्ट है. अब जैसे बताओ जरा पोटेशियम सल्फेट. जरा पोटेशियम सल्फेट बताओ मुझे कैसे बना होगा? जल्दी से KSO4. जल्दी से फटाफट कॉपी निकालिए अपनी, फटाफट आप लोग कॉपी में जल्दी से मुझे सारे के सारे एसिड के नाम लिखिए और इनका एसिड और इनका बेस कौन सा है, और सॉरी ये सॉल्ट के नाम लिखिए और इनका एसिड और बेस बताइएगा मेरे को जल्दी से फटाफट. मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए इसको. जस्ट राइट इट डाउन. राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो एंड प्रेडिक्ट एसिड एंड बेस ऑफ दीज सॉल्ट. जल्दी से लिखिए. राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो and predict acid and base of these given salt. I'm giving you 5 minutes time. 5 नहीं, 3 minutes time. जल्दी करो. जिसका फॉर्मूला नहीं आता हो मेरे से पूछ लेना. डन? जल्दी बताओ, लिख लिया क्या आप लोगों ने ये?
चलो मैं बोलता हूँ साथ साथ। पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मूला क्या है इसका? K2SO4। बिल्कुल सही बात है, K2SO4 इसका फॉर्मूला है। तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। जब पोटेशियम सल्फेट बना किस किस से? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से। सोडियम सल्फेट भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, Na2SO4 हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4, CaSO4। CaSO4, बिल्कुल ठीक बात। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, MgSO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and H2SO4। कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4। सोडियम क्लोराइड NaCl NaOH प्लस HCl। सोडियम नाइट्रेट NaOH प्लस नाइट्रिक NaNO3। NaNO3 होता है इसका फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड से बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना कार्बोनिक एसिड प्लस NaOH, Na2CO3। देन Na2CO3 होता है फॉर्मूला। देन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एक वीक सॉरी अमोनियम क्लोराइड आपके पास बनेगा HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4OH प्लस HCl gives you अमोनियम क्लोराइड। सबके अंदर क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है इन चीज को बनने के लिए। कोई डाउट इसमें किसी को? No sir। ठीक है जी, No, sir. चलो जी फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो अब आइडेंटिफाई दीज बेसिस which of the above may be obtained. Now salts having some positive and negative radicals are said to belong to that family. For example, NaCl and Na2SO4 belongs to a family of sodiums, and similarly NaCl and KCl belongs to a family of chloride salts. अब देखो जिसके अंदर मान लो SO4 है तो उसे बोल देते हैं हम लोग सल्फेट सॉल्ट। अब जिसके सल्फेट फैमिली। सल्फेट उसका ग्रुप में बोल देते हैं। अब जिसके अंदर Cl आते हैं जैसे KCl NaCl CuCl तो उनको बोल दिया हमने क्लोराइड। तो इस तरीके से इन सॉल्ट्स की फैमिलीज का डिवीजन भी हो जाता है। अब पीएच स्केल ऑफ सॉल्ट, अब जो सॉल्ट का जो पीएच लेवल है वो जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल ही हो। अगर आपने मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और उसके साथ में किसी वीक बेस को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो दैट सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव यू एसिडिक सॉल्ट। A strong base gives you a basic salt. वो किसी भी सॉल्ट की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी उससे मिलने वाले उन पे डिपेंड करती है, किन पे डिपेंड करती है? उनसे मिलने वाले एसिड एंड बेसिक पे डिपेंड करती है। क्लियर है ये वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? No sir। तो सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू है दैट मे बी लेस, लिटिल बिट लेस। ऐसा नहीं है कि वो 7 से जो है 5 5.5 तक पहुंच जाएगी, नहीं, वो 7 से 6 के बीच में मैक्सिमम हो तो 5.8 6 इस टाइप में थोड़ा बहुत अंतर होता है, या 7 7.4 7.5 इतना ही अंतर जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारे पास केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से हमें कौन कौन से केमिकल मिले हैं उन सब के बारे में। अब सबसे पहले याद रखो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो कॉमन सॉल्ट कैसे बनेगा? HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों की रिएक्शन होती है तो हमारे पास NaCl बन जाता है, ठीक है। पर ये चीजें काफी पुराने हमें टाइम पे चीजें पता थी बट हमें बनाना नहीं आता था। तो हमारी जितनी भी खाने के लिए हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं वो होता है NaCl, और वो हमें मिलता है सी वाटर से। समुद्र के अंदर बहुत सारा नमक होता है, सिर्फ समुद्र में NaCl नहीं होता, उसके अंदर कैल्शियम के भी होते हैं, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, दुनिया भर के सॉल्ट होते हैं। तो वो सारे के सारे सॉल्ट को जो है क्या करते हैं हम लोग एक पानी भर लेते हैं, समुद्र के आसपास थोड़ा बहुत जो है पानी भर लिया जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हो नमक के खेत। कभी आप लोग किसी कोस्टल एरिया पे जाएंगे तो उसके आसपास आपको बैक वाटर से निकाल के कुछ पानी के खेत मिलेंगे। वो एक तरीके से जैसे हम लोग कई बार देखा होगा आपने हरियाणा के अंदर कभी सिंगाड़े वगैरह उगाते हैं तो पानी के खेत में पानी जो है बिल्कुल भर लेते हैं। सेम ऐसे ही ये लोग करते क्या है, एक जगह बनाते हैं
थोड़ा सी गड्ढा करके जिसके अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं और वो पानी नेचुरली इवेपोरेट होता रहता है। अब जैसे ही वो पानी नेचुरली इवेपोरेट होगा तो उसके नीचे नमक बन जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरीके से नमक के खेत बोला जाता है इन चीजों को, फील्ड्स ऑफ सॉल्ट, और ये ड्राई अप होते रहते हैं। सो दीज सॉल्ट डिपॉजिट, कई बार जो है ये तो उससे मिल गया आपको, जो है समुद्र से मिल गया, या फिर कई बार क्या होता है कुछ नेचुरल चीजों की वजह से भी हमारे कई सारे जो सी हैं वो ड्राई अप हो चुके हैं, और वो ड्राई अप हो गए और उनके पास जो पत्थर, उनका जो सॉल्ट था वो एज अ स्टोन बचता है। तो हम लोग एक काला नमक जिसे कहते हैं वो भी आता है, जिसे बोलते हैं हम, जैसे काला नमक आता है उसे बोल देते हैं हम लोग रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट भी क्या होते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ रॉक एंड बेड्स ऑफ रॉक वर फॉर्म when sea of bygone ages dried up and rock salt is mined like a coal. सॉरी, जो रॉक सॉल्ट होता है वो जैसे कोयले की खदानें होती है सॉरी, ऐसे ही वो बहुत ज्यादा, मतलब उसी तरीके से हम लोग उसको काटते हैं, तोड़ते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार ठेली पे बड़े बड़े सॉल्ट के पत्थर को लेके घूमते हैं वो लोग। तो वो सॉल्ट जो है, जो रॉक सॉल्ट होता है वो इतना साफ नहीं होता, इतना प्योर नहीं होता, कई बार उसके अंदर कुछ ना कुछ और चीजें भी मिक्स होती हैं। तो उसी चीज को वो कई कई लोगों के लिए वो नुकसानदायक हो जाता है और कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद भी होता है। और उसका जो टेस्ट है वो हल्का सा अलग होता है हमारे बाकी और नमक से। जो नेचुरल हम लोग नमक खाते हैं, टाटा नमक जैसे हमारे घर में तो हम लोग खाते ही हैं नमक ये, तो उस नमक से थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आपको पेट में कुछ गैस बन रही है या कुछ हो रहा है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा काला नमक चाट ले, या और चीजों को काला नमक कर ले। तो काला नमक क्यों बोला जाता है काला नमक चाटने के लिए, कि काला नमक के अंदर सिर्फ NaCl नहीं है, उसके अंदर और कई सारी चीजें मिक्स है जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। आपने काला नमक में देखा हो कई बार पिंक कलर का होता है वो, उसके बाद में वो फिर थोड़ा डार्क ब्लैक भी हो जाता है तो वो पुराना हो जाता है और कलर डार्क हो जाता है उसका। तो ये कलर, हर एक कलर का जो सॉल्ट होता है उसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल कम या ज्यादा होते हैं, और उन मिनरल्स की वजह से जो ये जो सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट होता है, वो थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियली, और उसका आप कह सकते हो फॉर द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द मेडिटेशन और मेडिकेशन, नॉट मेडिटेशन, मेडिकेशन, दवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका महत्व थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है रॉक सॉल्ट का। क्लियर? कोई डाउट इसमें अंदर किसी को? नो सर। ठीक है जी। तो अब दांडी मार्च के बारे में आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाला है नहीं। इसमें बस एक ये वाला पैराग्राफ याद करना है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट, डिपॉजिट ऑफ द सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन द सेवन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सॉल्ट का निकालने की चीजें हैं ये कोस्टल एरियाज के अलावा और दुनिया भर के कोस्टल एरियाज में ये सब काम होते हैं। ठीक है? और एक ये अनडिफाइंड सोर्स है, ये बनता रहेगा, बहुत ज्यादा होता है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। चलिए जी, अब आता है सोडियम क्लोराइड यानी आपका NaCl, कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है ये सिर्फ ये नहीं है खाने में डाल दिया थोड़ा सा स्वाद बढ़ा दिया, या दही का तुमने लस्सी बनाई, लस्सी में डाल दिया एक चम्मच तो स्वाद बन गया। उसके अलावा इस कॉमन सॉल्ट से काफी सारी चीजें भी हमें मिलती हैं, और उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे के सारे जो है खत्म कर देंगे सॉल्ट, और आपका सिलेबस विल बी ओवर। क्लियर? यस सर। ठीक है, सिलेबस से मेरा मतलब है चैप्टर Yes, आपका sir. खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। बाकी ध्यान से इसको वीडियो में डाल देता हूँ, इसको वीडियो को देखिए, और कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ आज मैं इस चैप्टर के आपको करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो वो आप लोग ओके इस सर। क्वेश्चंस को करिएगा। चलो ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय स्टे सर। एट होम ओनली। ओके बाय।